हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा? रक्त परिसंचरण तंत्र। कल हमने स्वतंत्र तंत्र का प्रैक्टिस की थी, उसमें से 70 क्वेश्चन हम कर पाए थे। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी, तो मैंने उसको पूरा रिकॉर्डेड करके कंप्लीट 100 क्वेश्चन की वीडियो मैंने डाल दी है। तो जो बचे हुए 30 क्वेश्चन हैं वो आप वहाँ से वीडियो से कवर कर सकते हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। इसके भी पूरे 100 क्वेश्चन रहेंगे। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। अब पहला क्वेश्चन है, मानव हृदय कहाँ स्थित होता है? यानी कि हार्ट की स्थिति है जो वह कहाँ होती है? मानव हृदय की स्थिति कहाँ होती है? क्या रहेगा? कौन सा ऑप्शन रहेगा? दाएं फेफड़े में, बाएं फेफड़े में, फेफड़ों के बीच, बाईं ओर, पेट में? कहाँ रहेगा? फेफड़ों के बीच हल्का सा बाईं ओर। जो हृदय की स्थिति होती है वह फेफड़ों के मध्य में हल्का सा बाईं ओर हमें देखने के लिए मिलती है। ऐसा दायां या वो नहीं होता है, हल्का सा बाईं ओर हमें देखने के लिए मिलती है। दोनों फेफड़ों के मध्य में हल्का सा बाईं ओर। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? कुल कितने कक्ष होते हैं? कुल 4 कक्ष यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। यदि हम इस प्रकार से इसको बना लें, हालांकि ऐसी आकृति नहीं होती है लेकिन समझाने के लिए हम बना देते हैं। ऊपरी हिस्से को क्या बोलते हैं हम? आलिंद, और निचले हिस्से को क्या बोलते हैं हम? निलय। और इधर ये क्या हो जाएगा? दाया, ये क्या हो जाएगा? बाया। तो दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया निलय, बाया निलय। ये भी दाया और ये बाया। दाया आलिंद, दाया निलय, बाया आलिंद, बाया निलय। टोटल कितने? 4। 1 2 3 4। 4 बॉल यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अगला, मानव हृदय का आकार कैसा होता है? कैसा होता है? शंक्वाकार होता है या बंद मुट्ठी के समान होता है? शंक्वाकार। हाँ वह ये नहीं होता है ना? ये है ना, कैसे कलुआ और लच्छो, ये नहीं होता है। ये हमारे द्वारा बनाया हुआ, आशिकों द्वारा बनाया हुआ हृदय है। वास्तविक हृदय कैसे होता है? शंक्वाकार या बंद मुट्ठी के समान। जैसे मुट्ठी बंद हो जाती है ऐसे इस प्रकार का आकार हमें हृदय का देखने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या होगा? हृदय की मांसपेशी को क्या कहते हैं? हृदय की मांसपेशी को क्या कहते हैं? स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल या साधारण मसल? यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है आपका? कार्डियक मसल। हृदय की पेशी कहलाती है कार्डियक, तो कार्डियक मसल। हृदय में रक्त को एक दिशा में बहने से रोकने वाले बॉल्व, यहाँ वॉल्व की बात की गई है। कितने वॉल्व होते हैं? यहाँ पर 4 वॉल्व होते हैं। कितने? 4 वॉल्व यहाँ पर हृदय में रक्त को एक दिशा में बहने से रोकने वाले कितने? 4 वॉल्व यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, इस प्रकार से होते हैं। टोटल 4 वॉल्व यहाँ पर होते हैं। हृदय का पेसमेकर कौन सा होता है? बताया है, पढ़ा है हमने। हृदय का पेसमेकर कौन सा होता है? एवी नोड, एसे नोड, पुरकिंजे फाइबर या बंडल ऑफ फिश? क्या होता है? पेसमेकर। मानव हृदय का या हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? ऐसे नोड को। किसे? ऐसे नोड को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। मानव हृदय की सबसे मोटी दीवार किसकी होती है? यानी कि जो
मानव हृदय है उसकी सबसे मोटी दीवार किस हिस्से की होगी? हमने 4 हिस्से अभी पढ़ के आए हैं हम, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। तो चारों हिस्सों में सबसे मोटी दीवार किसकी रहेगी? चारों हिस्सों में से सबसे मोटी दीवार किसकी रहने वाली है? इधर हमने पढ़ा था, ये रहा। तो इधर हम यदि बात करें, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से अशुद्ध रक्त आता है और यहाँ से अशुद्ध रक्त अभी आएगा, अशुद्ध रक्त। अब ये अशुद्ध रक्त यहाँ पर आने के बाद फेफड़ों से मिल जाएगा, लंग्स से मिला। अब लंग्स से मिलने के बाद ये बाएं आलिंद में प्रवेश करेगा, बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाएगा और बाएं निलय से फिर पूरे शरीर में चला जाएगा। इस प्रकार से क्रम होता है। तो यहाँ बाकी सब अंग की, बाकी सब हिस्से की तुलना में यदि हम देखें तो यहाँ पर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पर प्रेशर सबसे ज्यादा। क्यों? अब यहाँ पर जो हृदय पंप करेगा रक्त को, वो पूरे शरीर में भेजना है, पूरे शरीर में भेजना होता है। तो 120 जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 पूरे शरीर में उसको भेजना होता है। तो यहाँ पर बहुत तेज पंपिंग होता है। तो सबसे चौड़ा व सबसे मजबूत हिस्सा जो होता है हृदय का, वो होता है बायां निलय। कौन सा होगा? बायां निलय। क्योंकि यहाँ पर प्रेशराइज किया जाना है। यदि कमजोर रहेगा, प्रेशर दिया, पता चला फट ही गया, तो फिर क्या काम होगा? तो सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा हो जाएगा आपका? बायां निलय। नीलेश, रोज बस लेट होने लगी है। हाँ, तो तुम उठाया देखा? हाँ, बस ठाड़ी गई। अगला, हृदय से रक्त को पूरे शरीर में ले जाने वाली सबसे बड़ी धमनी। तो पॉइंट क्या है? हृदय से रक्त को पूरे शरीर में ले जाने वाली सबसे बड़ी धमनी, यानी कि वह एक तो क्या होता है, धमनियों और सिरा। धमनियों से कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। और सिराओं से अशुद्ध रक्त। अपवाद होता है फुफ्फुस, धमनी और फुफ्फुस, सिरा। फुफ्फुस, धमनी और फुफ्फुस, सिरा अपवाद होता है। अब हम बात करें हृदय, शरीर में रक्त जाना है हृदय से, तो कैसा रक्त जाएगा? शुद्ध रक्त। धमनी चाहिए हमें, तो सब यहाँ पर धमनी। पल्मोनरी यानी फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी से तो कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। ये हृदय से फेफड़े तक रक्त ले जाती है, हृदय से फेफड़े तक रक्त ले। कोरोनरी आर्टरी ऊपरी हिस्से में एओर्टा, वेना कावा, तो इसको बोलते हैं महाधमनी या एओर्टा। एओर्टा क्या बोलते हैं? एओर्टा, जो बाएं निलय से शरीर में रक्त ले जाती है, शुद्ध रक्त शरीर में ले जाएगी। अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने वाली शिरा, महाशिरा, इनमें क्या रहेगी? इसको बोलते हैं महाशिरा, या इसको दूसरे नाम से बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? वेना कावा। क्या बोला जाएगा इसको? वेना कावा। अच्छे से पढ़ के नहीं आए हो। कोरोनरी वैन धमनी और सिरा के प्रकार ही होती है। कोरोनरी धमनी और कोरोनरी वैन और कोरोनरी आर्टरी उसी के प्रकार होते हैं। ये अच्छे से पढ़ के नहीं आए हो आप लोग, इतना तो क्लियर है ना? दिख नहीं रहा हमें क्या? तो कुछ शब्द क्या है हमें याद करने पड़ेंगे। भाई ऐसे ही दे देते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता कि हम जानबूझ के ऐसे ही आ जाते हैं, तो वहां हम नहीं कर सकते ना। कुछ शब्द साइंस में आपको ऐसे मिलेंगे कि उनको इंग्लिश हिंदी एक ही नाम चलता है, उसी प्रकार से लिखा जाता है उसको, इंग्लिश नाम ही हिंदी में करके ऐसे लिख देते हैं, तो वो हमें याद करना पड़ेगा। शुद्ध रक्त को हृदय तक लाने वाली सिरा, एओर्टा तो होती है शुद्ध रक्त को शरीर में ले जाने वाली, ये बोले शुद्ध रक्त को हृदय तक लाने वाली सिरा, और धमनी नहीं। एओर्टा तो धमनी है, हम बात कर रहे हैं सिरा की। शुद्ध रक्त को हृदय तक लाने वाली सिरा, तो वो क्या होती है? फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा यानी कि पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ये होती है पल्मोनरी वेन, जो फेफड़ों से हृदय तक रक्त को ले जाती है, और फेफड़ों में क्या हो जाता है? रक्त का शुद्धिकरण, और रक्त
वहां से स्राव पल्मोनरी स्राव के माध्यम से, पुष्पस्राव के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। अब स्राव का काम तो होता है क्या, अशुद्ध रक्त ले जाना, लेकिन एक पल्मोनरी स्राव, पल्मोनरी धमनी ऐसी है जो अशुद्ध और शुद्ध रक्त, पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त और पल्मोनरी स्राव शुद्ध रक्त लेके जाते हैं। क्या है, अपवाद है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला केंद्र होता है। हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता, केशव आ गए, बर्थडे था कल तुम्हारा, कल क्या पता, हैप्पी बर्थडे यार, हम पार्टी नहीं मांग रहे यार तुमसे, हैं पार्टी के चक्कर में तुम जाइए सीधा बर्थडे ही भूल रहे, क्या पता हाथों का नहीं है तो है, ऐसा हुआ ही थी, काय का झूठ बोल रहा है। नीलेश तो कह रहे थे कि मस्त हो सजा है, मुँह नहीं जा पाए। नीलेश तो कह रहे थे आज आने हैं कुछ, नीलेश तो कह रहे थे आने हैं कुछ, तुम्हें मम्मा पुआ के तुम्हें कहा बोला, कुटियन गोए फूल रहे कुटियन। चल क्या होगा इसका आंसर, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला मेडुला ऑब्लांगेटा। सामान्य मनुष्य में हृदय की धड़कन प्रति मिनट होती है, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, 72 बार मनुष्य का हृदय धड़कता है। जनरल सामान्य ज्ञान वाला क्वेश्चन है, 10 रुपए वाली किताबें आती थी वो पहले बसों में यहाँ पर बिकने के लिए, उसमें छपा रहता था सामान्य हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार। जब छोटे थे तो सब लोग सोचते हो बताओ 1 मिनट में 72 बार धड़के, फिर सुनाते एक दूसरे को लगा के, है ना, तो वही है 72 बार धड़कता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है जिसके कारण लाल रंग होता है, हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या होता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है, आयरन, लोहा, Fe यानी आयरन, लोहा होता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। रक्त का सबसे अधिक भाग कौन सा होता है, रक्त में सबसे है प्लेटलेट्स, रक्त का सबसे ज्यादा हिस्सा कौन सा होता है, आरबीसी, प्लाज्मा, क्या होगा, प्लाज्मा। रक्त में हमने 2 पढ़े हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु, प्लाज्मा और रुधिराणु। ये कितना, लगभग 55%, ये 45%। इसमें सबसे ज्यादा आरबीसी, इसमें सबसे ज्यादा आरबीसी। तो इसमें क्या है, प्लाज्मा, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पानी, सबसे ज्यादा पानी। मानव शरीर में कुल रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है, 5 से 6 लीटर, औसतन 5.5 लीटर बोल सकते हैं, 5.5 लीटर इसको बोल सकते हैं। अगला, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। तो कौन करेगा, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि इसके साथ होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का कार्य है रक्त का परिवहन, ऑक्सीजन के साथ जुड़ना। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यकृत, प्लीहा, अस्थिमज्जा या गुर्दा। रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, इसको बोलते हैं हम लाल अस्थि मज्जा। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, पीत अस्थि मज्जा। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, कितना, 120 दिन। ये भी वही 10 रुपए वाली सामान्य ज्ञान वाली किताब का क्वेश्चन है,
आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। 120 दिन बाद ये रेड ब्लड सेल्स स्वतः नष्ट होती हैं, फिर इनका नया निर्माण होता है, फिर मरती हैं, फिर नया निर्माण होता है, फिर मरती है। ये सर्कुलेशन चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम जो ब्लड बन गया है तो वो बिल्कुल हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। 5 से 6 लीटर औसतन रक्त होता है। हम निरंतर खाते पीते रहते हैं, निरंतर ब्लड बनता रहता है, फिर तो यदि नष्ट नहीं होता तो कितनी मात्रा हो जाती रक्त की। तो ब्लड बनता है, नष्ट होता है, बनता है, नष्ट होता है, सर्कुलेशन चलता रहता है। तो कभी ब्लड डोनेशन करने की बारी आए और आप सक्षम है ब्लड डोनेट करने के, तो आप ब्लड डोनेट कर दीजिए भाई। हाँ, जरूरतमंद को, काय को, इसको जरूरतमंद को। ये मत सोचिए कि अरे खून चलो जाए तो फिर हम क्या करें, हम तो मर ही जाए। कुछ नहीं होता है, आपने पढ़ लिया है रक्त का जो निर्माण है वो सबसे ज्यादा पानी से कवर होता है, सिर्फ सबसे ज्यादा पानी से कवर हो जाता है। तो नॉर्मल आप खान पान रखोगे ना तब भी आपका ब्लड रिकवर हो जाता है। और वैसे भी नष्ट होना है, वो तो वैसे भी नष्ट होना है, और आप डोनेट करोगे तो फिर नई सेल मिलेंगी, नई सेल बनेगी और तरोताजा शरीर रहेगा। तो यदि आप सक्षम है डोनेट करने के, अब ऐसा नहीं कि आपको खुद दूसरे के रक्त की जरूरत है खड़े हो जाओ डोनेट करके खिलाने, ऐसा भी नहीं। यदि आप सक्षम है डोनेट करने के लिए, आप स्वस्थ हैं, आपका वजन उस क्राइटेरिया में है, तो आप डोनेट कर सकते हैं कभी भी हो ब्लड। यदि किसी को जरूरतमंद है, कोई आप सक्षम है, कोई भी है, तो करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है ब्लड बनना। रक्त का थक्का जमाने में सहायक कोशिका, रक्त का थक्का कौन सी कोशिका जमाती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। क्या आंसर फटाफट? रक्त का थक्का कौन सी जमाती है? प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? थ्रम्बोसाइट। इनका दूसरा नाम क्या है? थ्रम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना। रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 7.4। अच्छा, यहाँ एक बात बताओ, हमारे शरीर के अंदर एक कौन सा प्रोटीन होता है जो रक्त को शरीर के अंदर नहीं जमने देता है? रक्त को शरीर के अंदर नहीं जमने देता है, ऐसा कौन सा प्रोटीन हमारे शरीर में होता है? कौन सा प्रोटीन होता है जो रक्त को हमारे शरीर के अंदर जमने नहीं देता है? हिपेरिन। क्या होता है? हिपेरिन। रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज किसने की? नहीं आ रहा? हार्वे नहीं भैया, विलियम हार्वे वो अलग चीज है। कार्ल लैंड स्टीनर। रक्त और रक्त समूह अलग अलग चीज है। रक्त परिसंचरण, परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। ये रक्त समूह ब्लड ग्रुप की बात कर रहा है, ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर। और उसके एक फैक्टर पॉजिटिव आरएच फैक्टर की जो आता है, आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर की खोज कौन करता है? कार्ल लैंड स्टीनर के साथ बीनर। कौन मिल जाते हैं? बीनर। तो आरएच फैक्टर की खोज करते हैं। सार्वत्रिक यूनिवर्सल डोनर यानी कि सबको रक्त देने वाला रक्त समूह ओ। ए हमें याद है, बोला था कि ग्रुप समझ में थोड़ा कम आया है, क्लास के बाद हम उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ, सब में वो है, यानी कि वो सबको रक्त दे सकता है। और यदि हम बात करें
यदि सर्वदाता है, हम यदि बात करें ओ नेगेटिव की ओ पॉजिटिव, वो नेगेटिव सर्वदाता है कि वो पॉजिटिव सर्वदाता है? पॉजिटिव नहीं, वो नेगेटिव सर्वदाता है, वो नेगेटिव सर्वदाता है। इस पर अपन करेंगे इस क्लास, इसको समझ लेंगे अच्छे से। और ए बी में यदि हम बात करें, ए बी कौन सा? ए बी सर्वग्राही है। और ए बी में कौन सा? ए बी, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। सार्वत्रिक ग्राही आ गया, क्या रहेगा यहाँ पर? ए बी। और ए बी में कौन सा? ए बी पॉजिटिव। जब तक फैक्टर नहीं है, आर एच फैक्टर नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव, तब तक दिक्कत नहीं है, ओ और ए बी है। लेकिन यदि फैक्टर आ गया तो ओ नेगेटिव सर्वदाता और ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही। वो नहीं, वो तो अपने अपने वाले होते हैं। पल्मोनरी धमनी किस प्रकार का रक्त ले जाती है? अभी अभी क्लास। पल्मोनर धमनी हमेशा कैसा रक्त ले जाती है? शुद्ध। लेकिन पल्मोनरी शब्द लग गया तो हो जाएगा अशुद्ध। फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी धमनी यानी कि फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस धमनी कैसा रक्त ले जाती है? अशुद्ध। कहां से कहां? आपके बाएं दाएं निलय से, दाएं निलय से फेफड़ों में, दाएं निलय से फेफड़ों में रक्त ले जाती है पल्मोनरी धमनी, जो कि अशुद्ध रक्त होता है। क्योंकि रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में ऑक्सीजन मिलने के साथ होता है। जब तक, हाँ, इसको पल्मोनरी या इसी को बोलेंगे फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। इधर आधा फा और रहता है इधर बीच में, फुफ्फुस धमनी। रक्तचाप मापा जाता है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है। हाँ, बी स्पिग्नोमेनोमीटर, स्पिग्नोमेनोमीटर। थर्मामीटर ताप को मापता है, बैरोमीटर वायु दाब को मापता है, स्टेथोस्कोप उसको हृदय गति को, हृदय धड़कन को, आला जिसको बोलते हैं। सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80। mmHg इसकी क्या होती है? यूनिट होती है, mmHg 120/80। हृदय की धड़कन की आवाज कहलाती है लब डब, लब डब। इसकी आवाज होती है लब डब, लब डब। रक्त का तरल भाग कहलाता है सीरम, प्लाज्मा, लिम्फ, प्लेटलेट। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग, जिसमें सबसे ज्यादा पानी होगा वह सब तरल भाग होगा। क्या होगा? प्लाज्मा। अच्छा, सीरम क्या कहलाता है? जब रक्त से प्रोटीन या जो भी चीजें होती हैं उनको अलग कर दिया जाए तो क्या बचता है? वह सीरम बचता है। जब उससे प्रोटीन वगैरह अलग कर दे तो क्या बचता है? वो सीरम बचता है। तो उसका प्रयोग, सीरम का प्रयोग ही बीमारियों की जांच के लिए किया जाता है, बीमारियों की जांच के लिए किया जाता है सीरम का। आप जैसे आपका ब्लड सैंपल ले जाते हैं ना, वो इंजेक्शन से सिरिंज से ब्लड निकालेंगे, एक डिब्बी में डाल लेंगे, जैसे बड़े बड़े लैब वगैरह में जैसे कुछ इस प्रकार का चेकअप के लिए। मलेरिया टाइफाइड नॉर्मल स्लाइड से हो जाता है और उसमें नहीं, तो एक डिब्बी में डाल लेंगे, डिब्बी को हिला लेते हैं, देखा है? तो उस डिब्बी में ऑलरेडी एक पहले से लिक्विड रहता है जिसकी क्वालिटी क्या होती है कि रक्त से वो प्रोटीन वगैरह को अलग कर देता है। तो उसमें क्या होगा? प्रोटीन वगैरह जो होगा वो नीचे बैठ जाएगा, डिब्बी में नीचे बैठ जाएगा, बचेगा ऊपर ऊपर तरल पदार्थ। उस तरल पदार्थ को बोलते हैं हम सीरम। उसी सीरम से फिर क्या होती है? आपके ब्लड की जांच, बीमारियों की जांच होती है कि आपको कौन सा एरिया है, मलेरिया है? खून से कैसी जांच होती है? अरे भैया, आपको हर एक जांच, मतलब हर एक तो नहीं लेकिन अधिकतर जांचें खून से होती हैं मूर्ख भाई। आपका ब्लड है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स,
पूरा संचार, पूरी बॉडी में संचार कौन कर रहा है? रक्त ही कर रहा है। अब आपको कोई भी बीमारी होगी तो उसकी चीजें किस में घुली हुई होगी? रक्त में घुली हुई, रक्त के संपर्क में होगी। और जब आपके रक्त की जांच होगी तो पता चल जाएगा ये बैक्टीरिया, ये वायरस, ये फलाने जो भी चीज है वो है रक्त में, वो है तो आप इस प्रकार की बीमारी है। जैसे मलेरिया की जांच होती है तो कैसे पता चलता मलेरिया है कि नहीं है? लैब वाले या डॉक्टर जो होते हैं उनको ऐसी मजा थोड़ी आता है, बोलो गणपा की जय है, मलेरिया है। अगर ही गोला पे रख गई बच्चा तो मलेरिया है और नहीं रखी तो नहीं जा, ऐसा थोड़ी वो थोड़ी चल रहा। वो आपके ब्लड में मलेरिया का जो प्रोटोजोआ रहता है वो एक्टिव रहेगा तो आपको मलेरिया है, नहीं तो नहीं है। मानव शरीर में सबसे पतली रक्त वाहिका, सबसे पतली रक्त वाहिका धमनी, शिरा, केशिका, लसिका? नहीं, ये होती है केशिका। कैसी होती है? केशिका। सबसे मोटी धमनी होती है, धमनी से पतली शिरा होती है, लेकिन सबसे पतली केशिका होती है जहां शुद्ध और अशुद्ध रक्त आके मिलता है। लसिका लिम्फ होते हैं, शिरा में तो अशुद्ध रक्त रहता है। ये देखो ऐसा होता है, केशिका फिर यहां से जाती है शिरा, फिर छोटी शिरा, फिर महाशिरा, महाशिरा के बाद दायां आलिंद और बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। तो यहां से रक्त प्रवेश कहां करेगा? दाएं आलिंद में, महाधमनी के माध्यम से। किसके माध्यम से? महाधमनी के माध्यम से, सॉरी महाशिरा के माध्यम से। और महाशिरा के बाद यहां से रक्त कहां छोड़ दिया जाएगा? दाएं निलय में। दाएं क्या अभी किसी प्रकार से रक्त शुद्ध हुआ? नहीं हुआ, तो शिरा में कैसा रक्त आया? अशुद्ध रक्त। फिर यहां से रक्त छोड़ आएगा किसके माध्यम से? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहां जाएगा रक्त? फेफड़ों में। कहां जाएगा? फेफड़ों में। फिर फेफड़ों से रक्त कहां जाएगा? बाएं आलिंद में। तो यहां पर रक्त क्या किसी अभी शुद्ध हुआ था? यहां पर भी कैसा है? अशुद्ध रक्त। तो फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रक्त कहां तक? फेफड़ों तक। फेफड़ों में आके मिल गया क्या? ऑक्सीजन। हमने श्वसन तंत्र में पढ़ा, ऑक्सीजन मिल जाता है तो रक्त हो गया शुद्ध। फिर कहां आया? बाएं निलय में, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद पे रक्त कहां आएगा? दाएं बाएं निलय में, बाएं आलिंद से बाएं निलय में। ये सबसे चौड़ा चैम्बर होता है, सबसे चौड़ा चैम्बर होता है। यहाँ रक्त को प्रेशराइज किया जाता है, पंपिंग किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है एक प्रकार से। फिर यहां से रक्त बाहर निकलेगा महाधमनी। किसके माध्यम से? महाधमनी। इसको एओर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एओर्टा। अब यहां से वापस कहां आएगा? शरीर, शरीर और फिर केशिका। फिर वही अशुद्ध शुद्ध आ गया, अशुद्ध था अशुद्ध आ गया, फिर वही प्रक्रिया चलती रहेगी, सर्कुलेशन चलता रहता है। क्लियर? तो धमनी से हमेशा शुद्ध रक्त, शिरा से हमेशा अशुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध और फुफ्फुस शिरा से शुद्ध। मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? लगभग 300 या 350 ग्राम। यहां क्या हो जाएगा? 300। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहां स्थित होता है? हृदय की धड़कन को ये सब नियंत्रण केंद्र मेडुला ऑब्लांगेटा के पास ही होता है। अगला क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन रिपीटेड है क्या? सामान्य एक गति 1 मिनट में
72 बार। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, बताया है मैंने, किसके कारण, हीमोग्लोबिन, आज ही क्लास में बताया। हीमोग्लोबिन और कौन सी धातु होती है भी बताया है, कौन सा, लोहा यानी कि आयरन, इसको क्या लिखते हैं, Fe। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, 4। रिपीटेड क्वेश्चन हो गए हैं क्या। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक लाने वाली नस, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक लाने वाली नस या जो भी होती है? पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस शिरा। हृदय तक शुद्ध रक्त कौन लाती है, फुफ्फुस शिरा। फेफड़ों से हृदय तक कहां गया, फेफड़ों से और शरीर तक, यहां से कौन लेके जा रही है, ये फुफ्फुस शिरा। तो फेफड़ों में शुद्ध रक्त, फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी वेन। सबसे मोटी दीवार किस कक्ष की होती है, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गए हैं, बायां आलिंद। रक्त का थक्का जमाने में सहायक कोशिका, प्लेटलेट्स। रक्त प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है, रक्त प्लाज्मा का मुख्य घटक जल, लगभग 90% जल, 10%, 90-92, 8 से 10 ऐसा आ जाता है। और ये रेलवे सीरीज जो कब से लगने वाली है, 16 मार्च से सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी। ऑक्सीजन का परिवहन है यहाँ 40-41। मानव रक्त का पीएच लगभग 7.4। क्या हो रहा है, बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड लग रहे हैं। रक्त समूह यहां से, मानव हृदय का खोज करता, हार्ट, विलियम हार्वे, यहां हो जाएगा विलियम हार्वे। सबसे बड़ी धमनी, एओर्टा। आरबीसी का निर्माण कहां होता है, अस्थि मज्जा में। प्लेटलेट्स का जीवन काल, प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन, 5 से 7 दिन, 7 से 10 दिन या 10 से 14 दिन। प्लेटलेट्स का जीवन काल लगभग कितना हो जाएगा, कितना होगा, 5 से 7 दिन, 7 से 10 दिन। वो WBC का आ जाएगा, WBC का आ जाएगा 5 से 7 दिन। हृदय का पेसमेकर कहलाता है, ऐसे नोट। नीला रक्त किस में पाया जाता है, नीला रक्त निम्न में से किस जीव में पाया जाएगा, है? मानव, ऑक्टोपस, मेढक या मछली, जीव है, कीट है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में नीला रक्त पाया जाता है। मानव रक्त में आरबीसी की संख्या लगभग 50 लाख या 55 लाख, 50-55 लाख पाई जाती है। हृदय के दाएं भाग में कौन सा रक्त होता है, दाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है, दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है। फेफड़ों तक रक्त कौन ले जाता है, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया कहलाती है क्लॉटिंग, ट्रांसपोर्ट, स्राव या अपघटन। ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं उसको, क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग।
प्लेटलेट्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्लेटलेट्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन या फाइब्रिनोजन या ग्लोब्यूलिन? प्लेटलेट्स क्या करते हैं? रक्त का थक्का बनाते हैं। तो रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन कौन सी है? ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूलिन, कैरोटीन तो है ही नहीं, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन से बनता है फाइब्रिन, वो जालीनुमा संरचना बन जाती है, तो उसके कारण रक्त के पार्टिकल आकर उसमें फंस जाते हैं, रक्त का थक्का बन जाता है, फाइब्रिनोजन रहेगा। मानव हृदय के बीच की दीवार कहलाती है? मानव हृदय के बीच की दीवार सेप्टम, वॉल्व, नोड या झिल्ली? क्या कहलाएगी? बीच की झिल्ली, बीच की दीवार। हृदय है, हृदय के 4 हिस्से हैं, 4 वॉल्व हैं, भाग हैं, उनके जो बीच की पट्टी पाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर एक बचपन की अवस्था में छिद्र होता है, दाएं आलिंद दाएं निलय के मध्य एक छिद्र होता है भ्रूण अवस्था में। वो जैसे जैसे वयस्क होते जाते हैं, बच्चा बड़ा होता जाता है, तो वो छेद अपने आप बंद हो जाता है। और जब किसी बच्चे का वो छेद बंद नहीं होता है तो उसी को बोला जाता है कि उस बच्चे के फलाने के बच्चे या फलाने में दिल में छेद है। तो ये वही बल्ब होता है एक जो बंद ना हो, तो बोला जाता है कि बच्चे के दिल में छेद है। ये छेद सब में होता है भ्रूण अवस्था में, लेकिन जन्म के बाद वो भर जाता है धीरे धीरे। जब किसी का नहीं भरता है तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिलता है, क्योंकि इधर वाले हिस्से में क्या है? अशुद्ध रक्त, इधर वाले हिस्से में क्या है? शुद्ध रक्त। इसके बल्ब के कारण शुद्ध अशुद्ध रक्त आपस में मिलता रहता है, तो वो व्यक्ति ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाता, या फिर ऑपरेशन करके यदि उसको ठीक कर दिया जाए या तो, नहीं तो वो व्यक्ति ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाता है। तो इसकी जो पट्टी होती है उसको बोलते हैं हम सेप्टम। क्या बोलते हैं उसको? सेप्टम। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, प्लीहा, लसिका ग्रंथि या सभी? अस्थि मज्जा में बोलेंगे हम पीत अस्थि मज्जा, प्लीहा, स्प्लीन, लसिका ग्रंथि सब लगा देंगे, सब लगा देंगे सब। रक्त का पीला भाग कहलाता है? रक्त का लिम्फ, सीरम के बारे में बता ही चुके हैं। प्लाज्मा क्या होता है पता ही है। लिम्फेट या लिम्फ जो होते हैं वह क्या होता है? हाँ, सी। रक्त का पीला भाग सीरम, प्लाज्मा, लिम्फ, मेरे ख्याल से भी होना चाहिए लिम्फ। रक्त में एंटीबॉडी पाई जाती है? एंटीबॉडी किसके पास पाई जाती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? एंटीबॉडी रोगों से कौन लड़ता है? रोगों से कौन लड़ता है? डब्ल्यूबीसी की आरबीसी? तो एंटीबॉडी किसके पास होता है? डब्ल्यूबीसी के पास। एंटीबॉडी यानी कि आपके अंदर प्रतिक्रिया करने वाला, रोगों से एलर्जी उत्पन्न करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए एंटीबॉडी होता है। मानव हृदय में वॉल्व का कार्य है? वॉल्व रक्त को सही दिशा देना, रक्त को सही दिशा देना। अच्छा बताओ, धमनियों में वॉल्व पाए जाते हैं कि नहीं? धमनियों में वॉल्व पाए जाते हैं कि नहीं? धमनियों में वॉल्व नहीं पाए जाते हैं। स्राव में वॉल्व पाए जाते हैं कि नहीं? स्राव में वॉल्व पाए जाते हैं। स्राव में रक्त का प्रेशर कम होता है, जिस कारण उसमें रक्त वापस आने का खतरा रहता है। इस दिशा में जा रहा है, वापस आ रहा है,
तो उसमें बॉल पाए जाते हैं। किसकी तरह? फुटबॉल की तरह। जैसे फुटबॉल होती ना, तो उसमें पानी, जब मोटर चलती है तो पानी आ जाता है ऊपर, मोटर बंद हो जाती है तो वो बंद हो जाती है तो पानी नहीं जाता है, भरा रहता है उस सेक्शन में। ऐसी रहती है सिराओं में बॉल, एक दिशा में रक्त जा रहा है, यदि वापस आएगा तो वो ढक्कन बंद हो जाएगा, बॉल बंद हो जाएगा, फिर रक्त वापस नहीं आएगा। तो सिराओं में प्रेशर कम होने के कारण उसमें बॉल पाए जाते हैं। और धमनियों में ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है कि रक्त वापस आने का खतरा ही नहीं होता है, तो उसमें बॉल्ब नहीं पाए जाते। सबसे पतली रक्त वाहिका केशिका। रक्त की कमी से होने वाला रोग एनीमिया। हृदय में कुल बॉल्ब होते हैं, ये रिपीटेड आ गया 4। एनीमिया किसकी कमी से होता है? रक्त, और रक्त में आयरन। अच्छा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा। कौन सा रोग होता है? घेंगा। रक्त का जमना किस विटामिन पर निर्भर करता है? विटामिन। यदि रक्त में पूछेगा तो प्लेटलेट्स, फाइब्रिनोजन, प्रोथामिन, प्रोटीन। लेकिन विटामिन में पूछेगा तो विटामिन के। सभी विटामिन को हम बहुत ही आसान ट्रिक से, शानदार ट्रिक से पढ़ेंगे। एक एक विटामिन का नाम, हर एक चीज याद हो जाएगी। मानव में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो हाँ ठीक है, पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? मानव में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता नहीं, हाँ आंशिक या मिश्रित। मानव में खुला नहीं, मानव में बंद पाया जाता है। ये बोला खुला पाया, खुला तो पाया जाता है कीटों वगैरह में। खुले का मतलब कि हमें बाहर से ही दिखाई देता हो, क्या हमें अपना बाहर से दिखाई देता है? हमारा जाल अंदर बिछा हुआ है धमनी शिराओं में, जो कि मांसपेशियों मसल्स के अंदर है। कीटों का बाहर से दिखाई देता है तो नहीं। शुद्ध रक्त का रंग होता है, शुद्ध रक्त हल्का लाल की गहरा लाल है? बी, हल्का लाल। हल्का नहीं, गहरा लाल होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध रक्त है यानी कि ऑक्सीजन मिली हुई है। और जब ऑक्सीजन मिली हुई है तो रक्त का मतलब ही नहीं है कोई। शुद्ध रक्त का रंग कैसा? कैसा? गाढ़ा, किस उस कत्थई टाइप का, गाढ़ा टाइप का होता है। तो शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन मिलेगा, गहरा लाल होना चाहिए, या कहीं कहीं हल्का लाल भी उसको मान लेंगे। तो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ओवर ओवरऑल ओवरऑल लाल कर सकते हैं, हल्का लगा दें। मेरे ख्याल से गलत कोई नहीं होना चाहिए। हृदय धड़कन की ध्वनि होती है लव डब। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, ग्लूकोज की मात्रा कौन सा? इंसुलिन। इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग? मधुमेह। मधुमेह यानी कि डायबिटीज, यानी कि शुगर, क्योंकि इसमें इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। और जब इंसुलिन कम हो जाएगा तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो शुगर नामक बीमारी हो जाती है। लसिका का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोध, पोषण, अपशिष्ट निष्कासन या ताप नियंत्रण। लसिका यानी कि लिम्फ, इसका मुख्य कार्य क्या है? हाँ, लसिका का मुख्य कार्य यहाँ क्या मिलेगा? लसिका यानी कि लिम्फ, अपशिष्ट का
निष्कासन, लसिका यानी कि लिम्फ। रोग प्रतिरोधक क्षमता तो हम WBC में बात करेंगे, पोषण अपशिष्ट का निष्कासन। अपशिष्ट का निष्कासन लसिका क्यों होगा? इसको अभी करेंगे, थोड़ा दिमाग में आने दो। 79 याद रखना। अगला, पल्स दर किससे मापी जाती है? जो पल्स दर है वह किससे मापी जाती है? पल्स चेक करते हैं ना, डॉक्टर के पास जाओ, भी उंगली में एक वो लगा देते हैं। क्या होगा इसका? पल्स दर किसके मापे द्वारा? हाथ की नाड़ी के द्वारा। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ अपशिष्ट नहीं होगा, यहाँ यही होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, लिम्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगला, रक्त समूह AB में कौन सी एंटीबॉडी नहीं होती है? रक्त समूह AB में कौन सी एंटीबॉडी नहीं होती है? AB, A और B, इसमें एंटीजन क्या होता? इसमें एंटीजन A और एंटीजन B, दोनों एंटीजन इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें कोई एंटीबॉडी होगी क्या? इसमें कोई एंटीबॉडी होगी? इनमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं। एंटीबॉडी पूछा है ना, हाँ, एंटीबॉडी नहीं होती है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। अगला, क्या होगा इसका? हृदय की पेशी थकती नहीं है क्योंकि अधिक रक्त है, अधिक ऊर्जा है, माइटोकॉन्ड्रिया अधिक, ऑक्सीजन अधिक है। ना थकने का इसके पीछे कारण क्या है? इसके पास अधिक ऊर्जा। हृदय की पेशी थकती नहीं है, ये क्वेश्चन ही थोड़ा डिजाइन वैसी लग रहा है मुझे। ये ना तो कभी थकती है ना ही कभी रुकती है, ये तो सही है, लेकिन इसका इसे माइटोकॉन्ड्रिया मान सकते हैं हम, क्योंकि ऊर्जा का निर्माण किससे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया से। सबसे अधिक WBC किस रोग में बढ़ते हैं? सबसे अधिक WBC किस रोग में बढ़ेंगे? WBC की अधिकता को क्या बोलते हैं हम? ल्यूकेमिया। WBC की अधिकता को ल्यूकेमिया कहते हैं। मानव में रक्त संचार की खोज किसने की? रक्त संचार यानी रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। लैंडस्टीनर रक्त समूह की खोज की। हृदय का आकार होता है शंकु आकार। सबसे बड़ी सिरा वेना कावा। रक्त का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। रिपीटेड हो गया है।
रक्त में फाइब्रिनोजन किस काम आता है? थक्का जमाने में। ऐसा होता है ना, अब छोटे से टॉपिक से उतने में से आपको कितने क्वेश्चन बना के दें, फिर वो रिपीटेड ऐसे हो जाते हैं ना, जैसे एक जगह से देखे, अब एग्जाम में आई है, फिर दोबारा एग्जाम में, अब इतना फिर याद थोड़ी ना रहता है कि ये क्वेश्चन हो गया है। अब एग्जाम से निकाल निकाल के डालते जाते हैं, वो रिपीटेड भी हो जाते हैं। मानव हृदय के बाएं भाग में होता है शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त। बाएं भाग में, बाएं भाग में कैसा होता है? शुद्ध रक्त। रक्त का मुख्य कार्य नहीं है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन। रक्त का मुख्य कार्य उत्सर्जन तो रहेगा, पोषण भी रहेगा, पाचन। श्वसन, श्वसन आप पढ़ के आए हैं। श्वसन में कहां पर आपने देखा कि रक्त ने किसी प्रकार से कोई काम किया? श्वसन वाले हिस्से में नहीं, श्वसन वाले में तो रहेगा, ऑक्सीजन रक्त के साथ मिलता है, फिर आगे जाता है, उसमें उसका परिवहन होता है, ये तो हो जाएगा। पोषण में चीजें मिलकर उसमें आगे जाएंगे। उत्सर्जन, पाचन बोल सकते हैं यहाँ पर, इसके हिसाब से क्या बोल सकते हैं इसको? पाचन। रक्त में यूरिया का निष्कासन करता है। रक्त में यूरिया, अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? यकृत। लेकिन उसने पूछा है रक्त में यूरिया का निष्कासन, यानी कि यूरिया को अलग कौन कर देता है रक्त से? तो ये कौन करता है? गुर्दा, वृक्क। यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, रक्त से यूरिया का निष्कासन। वृक्क में रक्त, उसका फिल्ट्रेशन होता है, यूरिया अलग निकल हो जाता है और रक्त अलग हो जाता है। रक्त का जमाव रोकने वाला पदार्थ कौन सा पदार्थ, कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का जमाव रोकता है? अभी बताया मैंने, हाँ? कौन सा पदार्थ रक्त के जमाव को रोकता है? हेपेरिन। शरीर के अंदर, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपेरिन। हृदय की बाहरी झिल्ली कहलाती है पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम या प्लूरा। हृदय की बाहरी झिल्ली क्या कहलाएगी? हृदय का आवरण पूछा है ओवरऑल, उसको क्या बोलते हैं हम? पेरिकार्डियम। मानव शरीर में कुल कोशिकाओं की लंबाई लगभग, मानव शरीर में कुल कोशिकाओं की लंबाई पूछा है ओवरऑल, समस्त कोशिकाओं से, जैसी सेंसिटिव क्वेश्चन है। 1 लाख, इसको हम ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हैं, 1 लाख किलोमीटर। रक्तचाप बढ़ने की स्थिति क्या कहलाती है? रक्तचाप बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हाइपर टेंशन। सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80। इससे ऊपर जाएगा तो हाइपर टेंशन, इससे नीचे आएगा तो हाइपोटेंशन, इससे नीचे आएगा कम तो हाइपोटेंशन, और ज्यादा तो क्या होगा? हाइपर टेंशन। बीपी, ब्लड प्रेशर। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त में, रक्त का ही तो बोल ही रहा है, प्लाज्मा द्वारा। किसके द्वारा होगा? प्लाज्मा द्वारा। हृदय की सबसे मोटी परत, हृदय की परत को बोला है। अब हृदय की सबसे मोटी परत कौन सी होती है? मायोकार्डियम। क्या बोलेगा इसको? मायोकार्डियम। रक्त में शर्करा बढ़ने का रोग, मधुमेह। रक्त समूह निर्धारण का आधार एंटीजन, एंटीबॉडी या प्रोटीन। रक्त में रक्त समूह का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? एंटीजन के आधार पर, एंटीजन के, जो एंटीजन होगा वही उसका रक्त समूह होता है। हृदय का कार्य कैसा है? हृदय का कार्य क्या है? रक्त बनाना, रक्त शुद्ध करना, रक्त पंप करना या रक्त जमाना। रक्त को पंप करना, इसका कार्य क्या है? रक्त को पंप करना। क्लास यहाँ पर हो जाती है हमारी खत्म। इसके पहले आप लोगों का जो
इसकी पीडी उससे संबंधित थ्योरी वाली क्लास से संबंधित डाउट है, उसको हम देख लेते हैं थोड़ा। रक्त रक्त समूह से, रक्त समूह में दिक्कत है ना? अलग अलग है क्या? देखते हैं। सबसे लास्ट में ही होगा हमें लगता है। रक्त समूह, यहाँ से बात करेंगे हम रक्त समूह। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंड-स्टीनर ने। रक्त समूह 4 होते हैं, रक्त ए बी ओ। इनका जो निर्धारण होता है वो एंटीजन के आधार पर होता है। आदान प्रदान एंटीबॉडी के आधार पर होता है। एंटीजन होता है, एंटीबॉडी होता है, 2 प्रकार से। अब एक चार्ट समझ लोगे तो पूरा समझ लोगे, चार्ट समझ लोगे तो पूरा। हम बात करेंगे रक्त समूह। रक्त समूह ए बी और ओ। अब जिसमें जो एंटीजन होगा वही उसका रक्त समूह होगा। एंटीजन ए रक्त समूह ए, एंटीजन बी रक्त समूह बी, एंटीजन ए बी रक्त समूह ए बी, एंटीजन कुछ भी नहीं तो रक्त समूह ओ। इतनी कहानी। जो उसका एंटीजन वही उसका रक्त समूह, यदि कोई भी एंटीजन नहीं तो रक्त समूह ओ यहाँ पर हो जाएगा। अब एंटीबॉडी होता है एंटीजन का विपरीत। यदि ए तो बी, बी तो ए बी तो कोई भी नहीं, कोई भी नहीं तो दोनों। एंटीबॉडी एंटीजन का विपरीत होता है। अब कौन किससे लेगा कौन किसको देगा, ए वाली कहानी, तो इसको हम अगली वाली स्लाइड से देखेंगे। अच्छा, एक चार्ट है माता पिता की। यदि माता और पिता के रक्त समूह इनमें से कोई रहेगा तो बच्चे का रक्त समूह क्या हो सकता है, ये चार्ट आपको याद करना है। तो क्या ए या ओ हो सकता है, ए या बी या ए कुछ भी हो, तो इतने रक्त समूह कोई भी हो सकते हैं। लेकिन जहां कभी ए भी होगा, चाहे ए भी इस लिस्ट में हो चाहे ए भी इस लिस्ट में हो, तो उनके साथ बच्चे का कभी भी ओ रक्त समूह नहीं होगा, इतना याद रखना। फैक्टर एक्टर सब चीजें बाकी धमनियों से इसको हम एक काम करते हैं, इस वाली स्लाइड पे पूरा समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ब्लड ग्रुप, रक्त समूह, एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। एंटीजन ए आप लोग बोलते जाना, एंटीजन बी ए बी कुछ भी नहीं, तो इसकी आधा रक्त समूह ओ। इसके आधार पर एंटीजन एंटीबॉडी हम इसको स्मॉल में इसलिए लिख देते ताकि पहचान में दिक्कत ना हो, तो एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में लिख देते, इतना क्लियर। एंटीजन एंटीबॉडी, किसका एंटीजन क्या होगा तो एंटीबॉडी क्या होगा, रक्त समूह क्या होगा। अब इसी के साथ हमने एक कहानी पढ़ी RH फैक्टर की, किसकी, RH फैक्टर। RH फैक्टर एक अलग से प्रोटीन है, RH फैक्टर एक अलग से प्रोटीन है जो रीसस नाम के बंदर में खोजी देखा गया था। किसमें, रीसस नाम के बंदर में देखा गया था। तो लैंड-स्टीनर ने रक्त समूह बताया था, उनके शिष्य थे वीनर। वीनर ने रक्त समूह के साथ साथ क्या बता दिया, RH फैक्टर,
कि रक्त समूह में एंटीजन और एंटीबॉडी के अलावा एक चीज और है, जिसको क्या नाम दिया, RH फैक्टर। यदि RH फैक्टर है तो उसको लिखा पॉजिटिव, और RH फैक्टर नहीं है तो उसको क्या लिखा, नेगेटिव। यानी कि RH फैक्टर है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव लिख दिया हमने। अब इतना आ गया रक्त समूह। अब उस RH फैक्टर पर जाने से पहले हम इधर ही बात करेंगे कि कौन व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है, कौन किसको रक्त दे सकता है। अब हम बात करेंगे रक्त समूह ए की। रक्त समूह ए किससे रक्त लेगा, किससे रक्त लेगा, तो इसको चाहिए एंटीजन अपना वाला, एंटीजन अपना वाला। तो ए वाला किससे रक्त लेगा, ए से। क्यों, ए के पास ए एंटीजन है। क्या और किसी के पास ए है, इसके पास ए है लेकिन साथ में बी है। एक्स्ट्रा चीज नहीं चलेगी, कम चीज तो चलेगी, एक्स्ट्रा चीज नहीं चलेगी। साथ में लेगा ओ से, किससे लेगा, ओ से, क्योंकि ओ के पास तो खाली जगह है, पहुंच जाएगा तो दिक्कत थोड़ी हो। जैसे आपके घर में 5 व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था है, 5 आ जाए दिक्कत हुई तुम्हें, 4 आ जाए दिक्कत हुई है, 6 आ जाए तो ना गुड़िया लो, आ गए, आ गए बिना कमा कमा के तो रखा जाए हैं, उसे ही ठलवाई का समझ लो। जो भी चीज है तो खाली चीज चलेगी, भरी चीज, एक्स्ट्रा चीज नहीं चलेगी। तो ओ किससे रक्त लेगा, ए से और ओ से। अब बी की बात कर लो, वही कहानी बी के साथ है। बी किससे लेगा, बी से लेगा, अपना वाला सबसे पहले अपने से लेगा, बचा क्या, ओ। ए बी की बात करो, ए बी किससे लेगा, ए बी से लेगा। अब ए बदमाश, बदमाश नहीं बोलो, उसके पास देखो, इसके पास ए है, बी है, अब ए से बोलेगा आन दो, ए भी दे देगा। बी से बोलेगा आन दो, हमारे पास बी वाला सदस्य है। ओ से बोले बेटा तुम तो आना ही दो, तुम तो खाली है तुम्हारी जगह है तो ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से लेगा और ओ से भी लेगा। अब आता है बेचारा अपना रक्त समूह ओ, कौन आएगा, रक्त समूह ओ। ओ बोलेगा, ओ किससे लेगा, ओ बोलेगा यार भैया हमारे पास तो एक नहीं ना, खाली जगह नहीं, एक ही आदमी की रोटी नहीं ना, तुम तो 5-5 की बात कर रहे, एक ही की नहीं ना। जैसे वो है ना, एक रील देखी होगी कि वो बोलते हैं कि यार घर में तो कुछ है ही नहीं, दोस्त यार आ गए उनके लिए क्या बनाए, एक काम करना तुम जो है वही बना के रखो, और हम आवाज दे होते तुम बोलियो कि शाही पनीर गिर गई वहां से फिर आवाज आती है वो दाल ही गिर गई, है ना। तो क्या है मतलब, ओ के पास तो कुछ भी नहीं है। अब यदि ए आएगा तो दिक्कत, बी आएगा तो दिक्कत, ए भी आएगा तो दिक्कत, तो इसको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ओ। ये बोलेगा भाई मैं तो अपने ओ में खुश हूं, मुझे सिर्फ अपने घर परिवार से ही संबंध बनाना है, आस पड़ोस से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी मोहल्ला वालों तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मुझसे कहना, मैं तुम्हारे लिए तत्पर खड़ा हूं। क्या है, इनकी खाली जगह है, जितने चाहे जाके बैठ जाने इन्हें, तो समझते ही नहीं होने कछु। इतनी कहानी। ए किससे रक्त लेगा, ए या ओ से, बी या ओ से, ए बी ओ से। ओ किससे रक्त लेगा, ओ से। ये सिर्फ रक्त लेना, रक्त को लेना है। अब हम बात करेंगे रक्त देना, रक्त को देना। किसको रक्त देगा, हम बात करेंगे ए वाला। ए वाला किसको रक्त दे सकता है, ए वाला ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। वो बी को नहीं दे सकता है क्योंकि उसके पास बी है, इसके पास ए है, लड़ाई हो जाए। उसके पास बी है, इसके पास ए, लड़ाई हो जाएगी। ओ को नहीं दे पाएगा, ओ के पास बचा को नहीं है। अब बी की, एक तो बी को देगा और ए बी को देगा, ए बी सिर्फ ए बी को देगा, सिर्फ ए बी को देगा। अब गलती से उसने ए को दे दिया तो ए से ए तो मिल गया, लेकिन बी तो एक्स्ट्रा पहुंच जाएगा ना, कैंसल। बी को दे दिया तो ए एक्स्ट्रा पहुंच जाएगा, कैंसल। ओ को तो वैसे ही नहीं दे सकते। अब ए बी सिर्फ किसको देगा, ए बी को। ए बी किसको देगा, ए बी को रक्त देगा। अब हम बात करेंगे ओ। ओ रक्त किसको देगा, एक तो सबसे पहले ओ को दे दे, अरे भैया अपने घर की बात है। अब जाओ मोहल्ला वालों, ए भी ले जाओ, बी भी ले जाओ और ए बी भी ले जाओ।
अब यहाँ सबसे रक्त लेने वाला कौन मिला? सबसे ज्यादा रक्त लेने वाला कौन मिला? ए बी। ए बी ले रहा है सबसे रक्त लेने वाला कौन मिला? ए बी। और सबको रक्त देने वाला कौन मिला? ओ। ओ इधर क्या बोलते हैं, देने वाला है ना। वो देखो, वो इधर भी रक्त आ रहा है, वो इधर भी दे रहा है, इधर भी दे रहा है, इधर भी दे रहा है, इधर तो दे रहा है। तो सबको रक्त कौन दे रहा है? ओ क्या होगा? सर्वदाता। वो क्या हो जाएगा? सर्वदाता। इतनी क्लियर। किससे रक्त लेगा, किसको रक्त देगा? अब आते हैं फैक्टर पर, RH फैक्टर पर। यदि RH फैक्टर है पॉजिटिव, यदि RH है, हम मान लेते हैं A पॉजिटिव। अब A पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव से लेगा या फिर नेगेटिव से लेगा, और नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव से लेगा, पॉजिटिव से नहीं लेगा, क्योंकि नेगेटिव मतलब कोई खाली जगह है, नेगेटिव वाला भरी जगह से कैसे ले ले, और पॉजिटिव यानी कि भरी जगह है, भरी जगह भरी से भी ले लो, खाली से भी ले ले। तो नेगेटिव वाला दोनों से सिर्फ नेगेटिव से लेगा, पॉजिटिव वाला दोनों से लेगा। अब ए भी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव किससे लेगा? एक तो ए से लेगा, ओ से लेगा। अब पॉजिटिव में है तो क्या देखेंगे? आप फैक्टर देखेंगे, ए पॉजिटिव से लेगा और ओ पॉजिटिव से लेगा, ए नेगेटिव से भी लेगा और ओ नेगेटिव से भी लेगा। क्लियर? ए भी पॉजिटिव किससे लेगा? ए भी पॉजिटिव किससे लेगा? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव से लेगा और बी नेगेटिव से लेगा, बी पॉजिटिव से लेगा, बी पॉजिटिव से ओ पॉजिटिव से लेगा, नेगेटिव से भी लेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से भी लेगा। ए बी पॉजिटिव किससे लेगा? ए बी पॉजिटिव से लेगा, ए पॉजिटिव से लेगा, बी पॉजिटिव से लेगा और ओ पॉजिटिव से लेगा, नेगेटिव से भी लेगा, नेगेटिव से भी लेगा। ओ पॉजिटिव वाला, ओ पॉजिटिव वाला, अच्छा इसकी एक काम करते हैं, अलग चार्ट बना देते, कंफ्यूज हो जाएगा। इधर हमने वो लिख दिया है, हम इसको अलग बना देते हैं। ए पॉजिटिव सबसे पहले किससे लेगा? ए से और ओ से, ए से और ओ से। इधर बी किससे लेगा? बी से और ओ से। और ए बी किससे लेगा? ए बी और ओ। ओ किससे लेगा? ओ से। ओ किससे लेगा? ओ से। अब फैक्टर, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से लेगा, साथ में नेगेटिव से लेगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से लेगा, साथ में नेगेटिव से लेगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से लेगा, साथ में नेगेटिव से लेगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से लेगा, साथ में नेगेटिव से लेगा। क्लियर? अब यहां यदि हम बात करें, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। अब नेगेटिव वाला किससे लेगा? नेगेटिव वाला किससे लेगा? क्या पॉजिटिव से लेगा? नहीं लेगा, सिर्फ किससे लेगा? नेगेटिव से। ए नेगेटिव, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। ए नेगेटिव वाला नेगेटिव से ही रक्त लेगा। अब इतना कंक्लूजन निकालो कि पूरी चार्ट में हमें हर जगह देने वाला कौन मिला? देने वाला कौन मिला? ओ नेगेटिव सब जगह है, ओ नेगेटिव सब जगह है, यानी कि ओ नेगेटिव सबको रक्त दे रहा है, ओ नेगेटिव सर्वदाता। और लेने वाला देखो, ए बी पॉजिटिव है जो वह सबसे रक्त ले रहा है। क्या ए बी नेगेटिव सबसे रक्त ले रहा है? सिर्फ नेगेटिव वाले से ले रहा है। लेकिन ए बी पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले से भी ले रहा है, नेगेटिव वाले से भी ले रहा है। तो ए बी पॉजिटिव जो है वह सर्वग्राही, सर्वग्राही। इतनी सी पूरी कहानी समझ में आया?
कौन किसको रक्त देगा, कौन किससे रक्त लेगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आ तो दिक्कतें नहीं आ, यदि पॉजिटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव से लेगा और नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव से लेगा। क्लियर? ऐसी देने वाली कहानी होती है। तो ये हो जाती है हमारी पूरी क्लास, इसमें हमने पूरी डिटेल में बात करेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र को समझा, ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न हमने हल किए, ये हमारा खत्म हो जाता है। अब हम अगले टॉपिक पर मंडे से शुरू करेंगे। बाकी MG क्लासेस पृथ्वी पर यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आप लोग कभी नहीं जाते हैं, गलती ही नहीं करते हैं जाने की, है ना। तो यहाँ जाओगे तो आप ही के काम की चीजें हैं, कुछ इसमें बाहरी चीजें नहीं है, रील बाजी नहीं है, शॉर्ट खिसका खिसका के जो देखते हो ना, है ना, भोजपुरी गाना पता नहीं कौन कौन से, वो नहीं है यहाँ पर। उसके लिए हमें क्षमा करें, हम यहाँ पर डांस करके नहीं आपको वहां डाल सकते हैं। तो वहां पर जो भी रहेगा आपकी पढ़ाई का कंटेंट रहेगा। यदि अपना भविष्य को संभालना चाहते हैं तो जरूर देखें। बाकी PDF वगैरह आपको MG क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। MG क्लासेस जो इंस्टा है उस पर आपको शॉर्ट नोटिस वगैरह, रील के माध्यम से अपडेट वगैरह हर एक चीज मिलती रहती है। इसी प्रकार से व्हाट्सएप चैनल है, उस पर भी आपको क्विज वगैरह या PDF वगैरह या शॉर्ट नोटिस जानकारी, कौन सी वैकेंसी आ रही है, किसके एडमिट कार्ड आ रहे हैं, अपडेट जो भी होती है वो आपको वहां पर प्राप्त होती रहती है। और ये तो बच्चों की सुनने का है के लिए, आपको ना बच्चों की सुनना है बेचारों की, दोनों देखो, और ना मेरी सुनना है। एक केशव तो आज तक भी है ना केशव। बताएं, चलो कम से कम इसके लिए नहीं कि हम बोल रहे हैं, कम से कम इसके लिए देखा करो कि आपको कहाँ समस्या आ रही है, क्योंकि आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी अपने अंदर की कमी समझ में आती है कि आपको कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ समझ में नहीं आ। देखने लगे। आज के लिए इतने रहने देते हैं, मिलते हैं फिर कल, संडे है। हाँ।